पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश के 9 विधायकों की सदस्यता को रद्द करने पर अब नया बवाल शुरू हो गया है। पिछले कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारतीय जनता पार्टी के 9 विधायकों पर एक बड़ा बयान जारी करते हुए कहा था कि सदन के भीतर 9 विधायकों ने कागजात फाड़े थे, वहां पर पूरी तरह से कंडक्ट की वायलेशन की थी। इसके चलते उन भारतीय जनता पार्टी के 9 विधायकों के डिस्क्वालीफाई करने का मामला विचाराधीन है। मुख्यमंत्री ने यह भी संकेत दिए थे कि 9 के 9 भारतीय जनता पार्टी के विधायक डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, जिसमें सुलह विधानसभा क्षेत्र से विपिन सिंह परमार, ऊना से सतपाल सिंह सत्ती, नाचन से विनोद कुमार, चुरा से हंसराज, बंजार से सुरेंद्र सोरी, विलासपुर से त्रिलोक जुम्बाल, बल से इंद्र सिंह गांधी, आनी से लोकेंद्र, करसोग से दीपराज। ये 9 विधायक थे जिन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान सदन के भीतर नारेबाजी की थी, क्योंकि जिस प्रकार से वहां पर माहौल बना हुआ था, दोनों पक्षों को लेकर माहौल बना था। भारतीय जनता पार्टी के विधायक सदन के भीतर मांग कर रहे थे कि सदन की कार्रवाई को शुरू किया जाए। उसी दौरान नाराज विधायकों ने वहां पर वेल में आकर प्रदर्शन भी किया था। इसको आधार बनाकर जिस प्रसार से कांग्रेस के विधायकों ने इसकी शिकायत की, अब यह मामला विचाराधीन है, क्योंकि जिस प्रकार से सदन के भीतर या यूं कहें इस बार सदन में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की आपसी जंग चल रही है। उस जंग को लेकर अब आप देख चुके हैं कि 2 उपचुनाव हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं। पहले कांग्रेस के 6 विधायकों ने जिस प्रकार से बगावत की, कांग्रेस के विधायकों ने बगावत की, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव हुआ। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की 3 सीटों पर 3 निर्दलीय विधायकों का रेजिग्नेशन जिस प्रकार से स्वीकार किया गया, अब इन 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। लेकिन सीएम के पिछले बयान के बाद अब ये नई क्या शुरू हो गई है, क्योंकि आज आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के बयान को तरजीह देते हुए अपनी टाइमलाइन पर पोस्ट किया कि 9 विधायकों की सदस्यता पर तलवार लटक गई है। हिमाचल प्रदेश में एक और उपचुनाव हो सकता है और इन 9 विधायकों को इसका क्रेडिट देने का, डिस्क्रेडिट देने का प्रयास किया जा रहा है कि इनकी बदौलत एक बार फिर तीसरा उपचुनाव हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मामले पर पूरी गंभीर होगी और उनका कहना है कि प्रोरोगेटिव स्पीकर का है, लेकिन बयान मुख्यमंत्री दे रहे हैं और जिस प्रकार का पैनिक किया जा रहा है ये गलत है। यानी भाजपा भी इस मामले में अब चुप रहने को तैयार नहीं है, जबकि मुख्यमंत्री ने पिछले कल एक बड़ा मास्टर शो करते हुए यह बयान दिया था, क्योंकि भाजपा भी जनता के बीच आकर यह कह रही है कि जिस प्रकार से 6 कांग्रेस के सीपीएस का मामला कोर्ट में विचाराधीन है, भाजपा सरेआम इस बात को जनता के बीच कह रही है कि कोर्ट के फैसले के आने का इंतजार है और इस फैसले को आने के बाद हिमाचल प्रदेश की सरकार गिर जाएगी। यानी कि जिस प्रकार से भाजपा 6 सीपीएस का यहां पर हवाला देकर डराने का प्रयास कर रही है, कल सीएम सुक्खू ने भी एक बड़ा मास्टर शो खेलते हुए बदले में कहा था आप 6 का इंतजार कर रहे हैं, हम 9 का बदला लेंगे। यानी कि यहां पर अदला बदली जिस प्रकार से शुरू हुई है, अगर वाकई ही जिस प्रकार के ये बयान आ रहे हैं, ये बयान अगर वाकई ही इंप्लीमेंट हुए या धरातल पर उतरे तो हिमाचल प्रदेश में 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं, बड़े स्तर पर बड़ी सीटों पर फिर उपचुनाव होगा। यानी कि ये माना जाए कि ये पूरा वक्त ही हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव पर भी जाएगा। लेकिन देखना है कि सबसे पहले ये रोचकता होगी कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट से क्या फैसला आता है 6 सीपीएस को लेकर, क्योंकि उस फैसले के आने के बाद ही ये पूरी जिस प्रकार से सीएम का कल इंडिकेशन था, ये इंडिकेशन हकीकत में बदलता हुआ आपको नजर आएगा। बहरहाल वर्तमान उपचुनाव काफी रोचक हो चुका है, क्योंकि उपचुनाव की तीनों सीटों को जीतने के लिए भाजपा कांग्रेस ने सिर धड़ की बाजी लगा दी है। देरा की सीट पर भाजपा को यहां पर भीतर खात का खतरा साफ दिख रहा है। 2 भाजपा के पूर्व मंत्री, दिग्गज मंत्री रमेश धवाला और रविंदर सिंह रवि, इन दोनों ने अभी तक दूरी बनाई हुई है। होशियार सिंह इनको मनाने में सफल नहीं हो पाए। इसके चलते कांग्रेस की प्रत्याशी कमलेश ठाकुर पूरी तरह से फ्रंट फुट पर खेल रही है और इस चुनाव का फिलहाल आंकलन किया जाए, क्योंकि पिछले कल नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब देरा को एक नजर से देखा जाए, देरा का माहौल क्या बन रहा है, तो कमलेश ठाकुर के पक्ष में यहां पर 3-4 बड़ी चीजें दिख रही हैं। और सबसे बड़ी चीज, कमलेश ठाकुर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी है, यानी कि सरकार का पूरा साथ कमलेश ठाकुर के साथ खड़ा है, मिलनसार है, मृदुभाषी है। और सबसे बड़ी बात कमलेश ठाकुर की, उनका पब्लिक से कनेक्शन, कंडक्ट बड़ा शानदार है, चाहे जनसंपर्क
संपर्क की बात हो या जनता से व्यवहार की बात हो, उसमें कमलेश ठाकुर की महारत हासिल है। और एक बड़ा जो नारा उनके पक्ष में चल रहा है, लोकल बेटी देरा की बेटी, ये बड़ी बातें कमलेश ठाकुर को फ्रंट फुट पर खिला रही है। अगर उनके खिलाफ में देखा जाए तो यहां पर भाजपा की बजाय अपनों से सतर्क रहने की कमलेश ठाकुर को जरूरत होगी, क्योंकि अपने भी यहां पर नुकसान पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। और देरा को लेकर जो कांग्रेस की एक कमजोर कड़ी हमेशा रही है पिछले 25 सालों से, कमजोर संगठन यानी कि वर्कर्स उस प्रकार का नहीं है जिस प्रकार का भाजपा का मजबूत संगठन है। ये दो कमजोरियां जरूर कमलेश ठाकुर के वहां पर चुनावी माहौल में देखी जा रही है। पहला, अपनों से खतरा, दूसरा, कमजोर संगठन। होशियार सिंह की बात की जाए तो होशियार सिंह के पक्ष में धरती पुत्र का नारा है, साधन संपन्न है, रिसोर्सफुल पर्सन है, 2 बार निर्दलीय जीते हैं, ये एक बड़ा कॉन्फिडेंस उनके बीच। और इस बार भाजपा का टिकट मिलना भी उनके लिए फायदे का सौदा दिख रहा है। लेकिन विरोध में जनता पूछ रही है, कांग्रेस मुद्दा बना रही है कि आपने रेजिग्नेशन क्यों दिया। 15 महीने पहले आपको जनता ने चुनकर भेजा था, एक नहीं दूसरी बार आपको निर्दलीय चुना था। भाजपा कांग्रेस दोनों को दरकिनार कर दूसरी बार जनता ने आप पर भरोसा किया था, लेकिन आपने रिजाइन क्यों दिया। देरा की जनता के बीच कांग्रेस इसको मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस बार व्यवहार को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। जिस प्रकार से होशियार सिंह हालांकि एक जिस प्रकार वो स्थानीय भाषा में बात करते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं, लेकिन उनके कंडक्ट को लेकर भी इस बार कांग्रेस मुद्दा बना रही है। यहां पर देरा विधानसभा क्षेत्र को समझा जाए तो 2017 में भाजपा के रविंद्र रवि चुनावी रण में थे, 20,292 वोट मिले थे। कांग्रेस की विप्लव सिंह ठाकुर थी, 8,289 वोट मिले थे। लेकिन निर्दलीय होशियार सिंह को 24,206 वोट मिले, यानी 3,914 वोटों से होशियार सिंह जीत गए। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार से होशियार सिंह का जनता के बीच पैठ है। 22 का चुनाव आया, आम चुनाव आया, रमेश धवाला को भाजपा ने टिकट दिया और वोट मिले 16,730। डॉक्टर अजय शर्मा को कांग्रेस ने टिकट दिया, वोट मिले 19,120। लेकिन दूसरी बार भी इंडिपेंडेंट होशियार सिंह को 22,997 वोट देकर देहरा की जनता ने 3,877 वोटों से जिता दिया। लेकिन इस बार होशियार सिंह भाजपा के रथ पर सवार है, लेकिन सामने है सीएम सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर। इसलिए इस बार परीक्षा कठिन होगी, पहले जैसे आसान काम नहीं होगा। हमीरपुर की बात की जाए तो आशीष शर्मा के सामने डॉक्टर पुष्पिंदर वर्मा है, और पुष्पिंदर वर्मा जिन्हें पिछली बार भी कांग्रेस ने टिकट दिया था, दूसरी बार दांव खेला है। उनके पक्ष में देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश की सरकार यानी कि सत्ता पक्ष का साथ होना उनकी सबसे मजबूत कड़ी मानी जा रही है। दूसरा, डॉक्टर पुष्पिंदर व्यवहारिक हैं, मददगार हैं, जनता की हमेशा जनता की सेवा करते रहते हैं, पेशे से डॉक्टर रहे। पुष्पिंदर वर्मा हमेशा जनता की सहायता के लिए तत्पर रहते थे। लेकिन उनके खिलाफ जो बातें जा रही है, सबसे बड़ी बात, जनता में उस प्रकार की पकड़ नहीं है। और जितने रिसोर्सफुल आशीष शर्मा है, जितने साधन संपन्न आशीष शर्मा है, उतने साधन संपन्न यहां पर पुष्पिंदर नहीं है। दूसरा, 1.5 साल पहले पार्टी ने उन्हें टिकट दिया, लेकिन 1.5 साल के बाद पुष्पिंदर वर्मा का उस प्रकार का वह लोगों के काम नहीं कर पाए, क्योंकि वहां से मुख्यमंत्री के पॉलिटिकल एडवाइजर सुनील बिट्टू भी आते थे, जिनका हमीरपुर कंस्टिट्यूंसी में काफी प्रभाव रहा। इसके चलते वो फ्री हैंड पुष्पिंदर वर्मा को नहीं मिल पाया। और पिछली हार एक बड़े अंतर से हार थी, करीब 12,900 वोटों से उनकी हार हुई थी। ये उनके खिलाफ बातें हैं। और आशीष शर्मा के पक्ष की बात की जाए तो व्यवहार कुशल है, मददगार है, पब्लिक के साथ एक बेहतर कंडक्ट है, उनका अच्छा संपर्क है। और आशीष शर्मा के जो खिलाफ बातें जा रही हैं इस बार, सबसे बड़ी बात, आपने भी इस्तीफा क्यों दिया? आपको जनता ने इंडिपेंडेंट चुनाव जिताया था, जितने भाजपा कांग्रेस को वोट मिले थे करीब करीब उतने मत आपको अकेले दिए थे। हमीरपुर सदर की सीट ने आप पर भरोसा जताया, फिर आपने रेजिग्नेशन क्यों दिया? आप भाजपा के हेलीकॉप्टर होटलों में क्यों घूमते रहे? राजेंद्र राणा की दोस्ती को लेकर भी वहां भाजपा के एक वर्ग को नाराजगी हो रही है। और सबसे बड़ी बात जो उनके खिलाफ जा रही है, भीतर घात। क्या वाकई ही जिस प्रकार से राजेंद्र राणा के साथ सुजानपुर में खेला हुआ, उस खेला को क्या आशीष शर्मा हमीरपुर सदर की सीट पर रोक पाएंगे या उसे भेद पाना मुश्किल होगा? यह काफी रोचक बन गया है। लेकिन फिर भी मुकाबला यहां पर कांटे की टक्कर हो सकती है। हमीरपुर सदर की अगर इसके चुनावी नतीजे देखे जाएं तो विधानसभा 2022 में
भाजपा ने नरेंद्र ठाकुर को टिकट दिया था। 12,794 वोट मिले। कांग्रेस के डॉक्टर पुष्पिंदर वर्मा चुनावी रण में थे, 13,017 वोट मिले। लेकिन अकेले आशीष शर्मा जो कि इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, वहां से पहले भाजपा का टिकट चाह रहे थे, भाजपा ने नरेंद्र ठाकुर को टिकट दिया, बाद में कांग्रेस का टिकट चाहा, 11th आवर तक वो फाइनल नहीं हो पाया। लेकिन जब निर्दलीय चुनाव लड़ा तो जितने वोट नरेंद्र और पुष्पिंदर को मिले उतने करीब करीब वोट, यानी कि 25,916 अकेले वोट आशीष शर्मा ले गए और पुष्पिंदर वर्मा को उन्होंने 12,899 मतों से पराजित किया और तीसरे नंबर पर भाजपा चली गई। अगर यहां पर देखा जाए तो काफी रोचक यह मुकाबला होगा, क्योंकि एक राजपूत चेहरा, एक ब्राह्मण चेहरा है और हमीरपुर की राजनीति हमेशा देखी गई है, धूमल परिवार का वहां पर प्रभाव रहता है। और इस चुनाव में यह खासा देखना होगा कि राजेंद्र राणा के टिकट के बाद जिस प्रकार से जो भाजपा का काडर बोर्ड था वो नाराज हुआ था भाजपा के फैसले से, क्या हमीरपुर सदर सीट पर आशीष शर्मा को वह वहां पर स्वीकार करेगा? क्योंकि दोनों परिस्थितियां अलग हैं, सुजानपुर और हमीरपुर की दोनों परिस्थितियां अलग है, लेकिन यहां का चुनाव बेहद रोचक होगा। नालागढ़ की बात करें तो केएल ठाकुर एक लंबा अतीत है, क्योंकि उन्हें पहले भाजपा ने टिकट दिया, फिर वहां से चुनाव जीत कर आए, दूसरी बार भाजपा के टिकट से चुनाव हार गए, फिर उन्हें भाजपा का टिकट नहीं दिया गया, फिर इंडिपेंडेंट जीत कर आए, फिर इंडिपेंडेंट जीत जाने के बाद फिर जो 15 महीने में खेला हुआ उसका नतीजा कि केएल ठाकुर एक बार फिर चुनावी रण में है और उनके सामने इस बार लखविंदर राणा की बजाय बाबा हरदीप सिंह में है। केएल ठाकुर का देखा जाए उनके पक्ष में दमदार राजपूत चेहरा, 3 में से 2 चुनाव जीते हैं, साधन संपन्न है, काफी रिसोर्सफुल हैं, धरती पुत्र हैं, लेकिन विरोध इनके खिलाफ भी वही बात है कि आपको चुनकर भेजा था, भाजपा कांग्रेस को नजरअंदाज कर आपको वोट दिए, फिर आपने इस्तीफा क्यों दिया? कांग्रेस नालागढ़ में भी जबरदस्त इस मुद्दे को उठाने जा रही है और जबरदस्त तरीके से इस मुद्दे को उठा रही है पहले। और दूसरी बात उनके खिलाफ जा रही है कि भाजपा ने आपका 15 महीने पहले टिकट काटा, आपको हाशिए पर कर दिया, आपको किनारे कर दिया, फिर आपने भाजपा का साथ दिया तो क्यों दिया? राज्यसभा चुनावों में आपने भाजपा का साथ क्यों दिया? तीसरी, केएल ठाकुर के खिलाफ भीतरघात का खर्चा, भीतरघात का खतरा, क्योंकि वहां पर लखविंदर राणा बेशक उनके साथ खड़े हैं, क्या वाकई लखविंदर राणा दिल से उनकी मदद करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल वहां पर खड़ा है। बाबा हरदीप सिंह की बात की जाए तो इनके पक्ष में भी सरकार का साथ है और सबसे बड़ी बात जो कांग्रेस कार्यकर्ता बाबा हरदीप सिंह के पक्ष में बोल रहे हैं, एक मौका, आपने सबको परखा, सबको देखा, लखविंदर को देखा, केएल ठाकुर को देखा, सबको देखा, अब एक मौका बाबा हरदीप को दीजिए, एक मौका, एक मौका, एक मौके का शब्द वहां पर चलाया है, सबको परखा, सबको देखा, एक मौका बाबा हरदीप को। ये काफी उनके पक्ष में बात जा रही है, सालीन छवि है, मिलनसार है, मददगार है, लेकिन विरोध में जो उनके बातें खड़ी है जो उन्हें परेशान कर रही है, 20 सालों से नालागढ़ में रह रहे बाबा हरदीप सिंह पर अभी भी बारी होने का टैग लगा है, यानी कि जब चुनाव आता है बाबा हरदीप बाहर के हो जाते हैं, ये टैग फिर उनके साथ चिपक गया है। गैर राजपूत चेहरा होना ये भी उनके खिलाफ जा रहा है। भीतरघात का भय यहां पर उनको भी रहेगा, क्योंकि कैलकुलेशन है, अगर ये हारेंगे तो अगला टिकट किसको मिलेगा, ये जीतेंगे तो किसकी क्या परिस्थिति मिलेगी। लेकिन इसके बावजूद नालागढ़ की सीट पर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हरप्रीत सैनी जबरदस्त समीकरण बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि ये सियासत के जानकारों का मानना है कि अगर 5,000 से नीचे सैनी साहब यहां पर निपट जाते हैं, उनको वोट अगर 5,000 से कम मिलते हैं तो इसका नुकसान बाबा हरदीप सिंह को होगा और फायदा भाजपा को होगा। लेकिन 5,000 से ऊपर ये जितना ऊपर जाएंगे उतना नुकसान भाजपा को होता जाएगा, बाबा हरदीप को फायदा होता जाएगा। नालागढ़ 2017 भाजपा के केएल ठाकुर चुनावी रण में थे, 25,630 वोट मिले, कांग्रेस के लखविंदर राणा को 25,872 वोट मिले, निर्दलीय हरदीप बाबा को 13,095 वोट मिले। कांग्रेस के लखविंदर राणा को यहां पर 1,242 मतों से जीत हासिल हुई और 2022 देखें तो भाजपा के लखविंदर राणा को टिकट दे दिया, 17,273 वोट मिले। कांग्रेस के हरदीप बाबा टिकट कांग्रेस ने दिया तो 20,163 वोट लिए, लेकिन निर्दलीय केएल ठाकुर 33,427 वोट ले गए। जिनका भाजपा ने टिकट काटा वह
13,264 मतों से विजयी हुए, यानी कि बड़ी बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ में विधानसभा पहुंचे। तो ये एक जबरदस्त यहां पर देखने वाली बात होगी कि जिस प्रकार से नालागढ़ में एक रोचक मुकाबला बना, इस बार सीधी टक्कर केएल ठाकुर और बाबा हरदीप सिंह की है। अब दूसरी खबरों का रुख करें तो हिमाचल प्रदेश में सरकारी विभागों की, अब जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में सैलरी पर कटौती करने के लिए या वित्तीय संकट के बीच अनुबंध पॉलिसी लाई गई, कॉन्ट्रेक्चुअल पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया। पहले 10 साल बाद रेगुलर किए जाते थे, फिर 8, 7, 5, 6, 4 क्या क्या होता रहा, अब 3 साल या 2 साल के रेगुलर किए जाते हैं। लेकिन ये पॉलिसी अब औंधे मुंह गिरने लगी है, क्योंकि जिस प्रकार अब कोर्ट का रुख कर रहे हैं तमाम कर्मचारी, कोर्ट से अब कर्मचारियों को बड़े स्तर पर यह राहत मिल रही है कि जिस दिन ज्वाइनिंग हुई उस दिन से कर्मचारी को वरिष्ठता दी जाएगी। ये एक बहुत बड़ी टेंशन हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए बन गई। और पिछले कल के लाइव स्ट्रीम में भी हमने डिटेल से कहा था कि पिछली सरकार है, अब तक की सरकार है, जितनी भी हिमाचल प्रदेश में रही है, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, जिस प्रकार से बैकडोर भर्तियां करती रही, तमाम बैकडोर हिमाचल प्रदेश में माना जाता है। एक मोटे अनुमान के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 70% भर्तियां बैकडोर से हुई है और सबसे ज्यादा एजुकेशन डिपार्टमेंट में बैकडोर से भर्तियां हुई हैं। लेकिन अब इन भर्तियों में बरती गई कोताही के चलते अब कोर्ट से, क्योंकि कोर्ट तो नियमों से फैसला देगा, रूल्स पर फैसला देगा, अब कोर्ट से जिस प्रकार से धड़ाधड़ फैसले आने लगे हैं उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को ज्वाइनिंग की डेट से सीनियोरिटी का लाभ मिलने लगा है, यानी अनुबंध पॉलिसी धराशायी होने लगी है। क्योंकि पहले सीनियोरिटी का लाभ मिल रहा है, फिर वित्तीय लाभ मिल रहे हैं, फिर इंक्रीमेंट मिल रही है, फिर प्रमोशन मिल रही है, ये तमाम बेनिफिट्स मिलने लगे हैं। यहां पर खाद्य विभाग का एक बड़ा रोचक मामला था जो कि हाई कोर्ट से पारित हुआ। खाद्य विभाग में एक युवक की, एक बेरोजगार की कमीशन के माध्यम से 2009 में नियुक्ति होती है, फूड कमिश्नर बनते हैं और कमीशन पास कर आते हैं। और 2012 में खाद्य विभाग में ही एक क्लर्क को फूड इंस्पेक्टर पद पर पदोन्नत किया जाता है। इसके बाद जिनकी 2009 में कमीशन के तहत जिनकी डायरेक्ट भर्ती हुई थी, वे हाई कोर्ट पहुंचते हैं और कहते हैं कि मैं कमीशन पास करके आया था, मैं 2000 सेलेक्ट में हुआ था, बेशक मैं रेगुलर 2012 में हुआ, लेकिन मुझे सीनियोरिटी का लाभ 2009 से मिलना चाहिए, क्योंकि बेशक सरकार ने मुझे अनुबंध पर नौकरी 2009 में दी और मैं रेगुलर 2012 में हुआ, लेकिन मुझे मेरे डिपार्टमेंट में काम करने का अनुभव 2009 से शुरू हो गया। इसलिए जिस आपने क्लरिकल डिपार्टमेंटली जिसको आपने 2012 में पदोन्नत किया फूड इंस्पेक्टर के पद पर, मुझे वरिष्ठता में उससे ऊपर रखा जाए, क्योंकि मेरा 3 साल पिछला लंबा अनुभव है। हाई कोर्ट ने माना कि सीनियोरिटी ज्वाइनिंग डेट से मिलनी चाहिए थी। अब इस फैसले को आधार बनाकर एजुकेशन, फूड, सिविल सप्लाई या तमाम इंडस्ट्री, कई विभागों के कर्मचारी हाई कोर्ट का रुख कर रहे हैं और अदालत से भी धड़ाधड़ फैसले हो रहे हैं, यानी कि ज्वाइनिंग से वरिष्ठता का दरवाजा पूरा खुल चुका है। कई विभागों के कर्मचारी कोर्ट पहुंच रहे हैं और कोर्ट से उनके पक्ष में फैसले हो रहे हैं। ये तमाम सरकारों की नाकामियां पहले रही हैं, जिसके चलते अब कर्मचारियों को, क्योंकि वरिष्ठता मिलने के बाद पूरे डिपार्टमेंट की सीनियोरिटी चेंज हो रही है और साथ में उनको पिछले वित्तीय लाभ भी देने पड़ रहे हैं। ये एक राज्य सरकार के लिए इतनी टेंशन बन गई है कि हमने पिछले कल भी कहा था, जिस प्रकार की ये लिटिगेशन बन चुकी है और जिस प्रकार के कर्मचारियों को अब न्याय मिलने लगे हैं, 10,000 करोड़ से ज्यादा की देनदारी हिमाचल प्रदेश की सरकार को इन कर्मचारियों को एरियर के रूप में करनी पड़ेगी, विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को, क्योंकि ज्वाइनिंग से सीनियोरिटी और उसके बाद तमाम फाइनेंशियल बेनिफिट इनको मिलने जा रहे हैं। बहरहाल उपचुनाव में प्रियंका गांधी भी हिमाचल प्रदेश आ सकती हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश के विधानसभा उपचुनावों में बतौर स्टार प्रचारक का रुख कर सकती हैं, यहां पहुंच सकती हैं, क्योंकि कांग्रेस के केंद्रीय हाईकमान ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इसमें प्रियंका गांधी का भी नाम शामिल किया है। इसके चलते अब ये कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं कि इन सीटों पर प्रचार करने के लिए प्रियंका गांधी हिमाचल आ सकती हैं। एआईसीसी ने प्रियंका गांधी समेत 40 नेताओं के स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इस लिस्ट में केंद्रीय चुनाव आयोग को सौंप दी गई है। प्रियंका गांधी के अलावा केसी वेणुगोपाल, मुकुल वासनिक, कुमारी सैलजा, सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सहित राज्य के सभी कैबिनेट मंत्रियों को स्टार प्रचारक बनाया। वहीं हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा,
छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और हिमाचल कांग्रेस के पूर्व सभी प्रदेशाध्यक्षों को स्टार प्रचारक बनाया गया है। बता दें कि प्रदेश में 24 जून को नामांकन की छटनी होनी है। इसके बाद चुनाव प्रचार हिमाचल प्रदेश में जोर पकड़ सकता है। प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों नालागढ़, हमीरपुर और देरा की सीट पर 10 जुलाई को वोटिंग होगी। 13 जुलाई को नतीजे आएंगे। कांग्रेस पार्टी तीनों सीटें जीतने का यहां पर दावा करी, जबकि भाजपा का मानना है इन तीनों सीटों पर भाजपा की जीत होगी। एनटीटी भर्ती की बात करें तो इसे लेकर कैबिनेट में पारित हुए फैसले के बाद अब एजुकेशन डिपार्टमेंट इस भर्ती को लेकर नियम बनाने में जुट गया। आउटसोर्स से यह भर्ती होगी और 10,000 रुपये इसका वेतन होगा। फिलहाल एनटीटी में कैबिनेट के एजेंडे को अप्रूवल दे दी है, डिपार्टमेंट को एजेंडा भेज दिया है। इस भर्ती में सबसे पहले 2 साल के डिप्लोमा धारकों को तरजीह दी जाएगी। अगर वैकेंसी रहती है फिर 1 साल और आंगनबाड़ी को लिया जाएगा। एनटीटी की हालांकि आउटसोर्स पर ही भर्ती होगी। सरकार का दावा है कि इसी साल एनटीटी के 6,000 से ज्यादा पद भर लिए जाएंगे। विदेशी टूर पर जाने वाले शिक्षकों के लिए अब रिटन एग्जाम देना पड़ेगा। उनकी बाकायदा परीक्षा होगी। शिक्षकों के एजुकेशन टूर में बड़ा बदलाव किया है। पहले लिखित परीक्षा में मेरिट में आना जरूरी होगा, उसके बाद विदेश जाने का टिकट फाइनल होगा। पहली बार सरकार ने इन टूर को लेकर सख्ती बरती है। दंपत्ति शिक्षकों का भी चयन होगा। एजुकेशन टूर के नाम पर बड़े स्तर पर हिमाचल प्रदेश में धांधली हो रही थी, इसके चलते ये फैसला लिया गया। अब सीनियोरिटी की बजाय परफॉर्मेंस को बेस बनाया जाएगा, परफॉर्मेंस का आंकलन किया जाएगा। जाहिर है कि केंद्र सरकार से हर साल करोड़ों का बजट टीचर्स के एक्सपोजर के लिए विदेशी टूर के लिए आता है, जिसमें सिंगापुर, केरल, यूएस जाने के लिए शिक्षकों को मौका मिलता है। दूसरी खबरों का रुख करें तो हिमाचल प्रदेश में 4 नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ का पिछले कल मामला सामने आया। मंडी जिला में जोगिंद्रनगर क्षेत्र के एक सरकारी प्राइमरी स्कूल की छोटी बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया। आरोपी को पुलिस ने आज कोर्ट में पेश किया और रिमांड मांगा। पुलिस ने बीती शाम को ही आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में पुलिस ने वीरवार को मंडी जिला के जोगिंद्रनगर में पोक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस ने चारों ने नाबालिग छात्राओं और उनके परिजनों के बयान कलमबंद कर स्कूल के हेड टीचर हरीश को गिरफ्तार किया। बड़ी बात है, जो स्कूल का सीएचटी था वही वहां पर छोटी बच्चियों के साथ गलत हरकत करता था। चारों नाबालिग छात्राओं ने टीचर पर छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए। आरोपी टीचर 51 साल का है। वह मंडी के लड़भड़ोल क्षेत्र से ताल्लुक रखता है। आरोपी टीचर जिला के गोहर बाल जंजैली में भी अपनी सेवाएं दे चुका है। हरीश दिसंबर 2021 से इसी स्कूल में सेवाएं दे रहा है, जहां पर उसने छोटी बच्चियों से गलत हरकत की थी। हैरानी इस बात की है कि जिन बच्चियों से छेड़छाड़ की गई है वे 4वीं व 5वीं कक्षा में पढ़ती हैं। इसकी शिकायत चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर की गई थी। इसके बाद जिला बाल संरक्षण विभाग ने स्कूल पहुंचकर छात्राओं के बयान कलमबंद किए और इस पर यह पूरी कहानी आगे बढ़ी और पुलिस में ये एफआईआर दर्ज हुई। आज हमीरपुर सदर के पूर्व विधायक आशीष शर्मा बालूगंज थाने में पहुंचे और उनके बयान कलमबंद किए गए। हिमाचल सरकार को अस्थिर करने और विधायकों की खरीद फरोख्त करने के मामले में उन्हें आज हाई कोर्ट के आदेश पर थाने में पेश होना पड़ा। बालूगंज थाने में उनके साथ दूसरे आरोपी भी थे और करीब बताया जा रहा है कि पूरा दिन कुछ हिस्सों में उनके साथ पूछताछ चलती रही। इस पूछताछ के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनके साथ पुलिस दुर्व्यवहार कर रही है, उनके साथ बदले की भावना से काम किया जा रहा है, सरकारी मशीनरी का मिसयूज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार उन्हें प्रताड़ित करने का प्रयास कर रही है, उन्हें टॉर्चर करने का प्रयास कर रही है और इसके लिए पुलिस को निशाना बनाया गया। पुलिस भी जानबूझकर उन्हें ऐसे मौके पर बुला रही है जबकि उनका चुनाव प्रचार चला हुआ है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद भी उन्हें बुलाया जा सकता था। यहाँ पर आशीष शर्मा ने कहा कि पुलिस चाहती तो 10 जुलाई के बाद उन्हें बुलाया जा सकता था, लेकिन मेरा समय बर्बाद करने के लिए ही ऐसा किया जा रहा है क्योंकि इस समय मैं चुनावी बेला में व्यस्त हूं। उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जो कि प्रदेश के लिए दुर्भाग्य की बात है।
बिलासपुर गोलीकांड की बात की जाए तो इस गोलीकांड में पूर्व विधायक बंबर ठाकुर की मुसीबतें जबरदस्त तरीके से बढ़ गई हैं, उनके परिवार की दिक्कतें बढ़ गई हैं। हालांकि आज उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ रैली निकालते हुए, रोड शो करते हुए भाजपा के खिलाफ एक जबरदस्त मोर्चा खोला। उन्होंने कहा कि भाजपा के विधायक त्रिलोक जम्वाल उन्हें फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। बंबर ठाकुर ने त्रिलोक जम्वाल पर चिट्टा माफिया को संरक्षण देने व उन पर जानलेवा हमले का आरोप भी लगाया। बंबर ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के डीजीपी और भाजपा पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। यानी कि बंबर ठाकुर ने विधायक त्रिलोक जम्वाल के साथ अब डीजीपी को भी लपेट लिया है और उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के डीजीपी 20 साल पुरानी दुश्मनी खुन्नस उनके साथ निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा पूरे कांड के षड्यंत्रकारी डीजीपी अतुल वर्मा और विधायक त्रिलोक जम्वाल हैं। उन्होंने कहा यदि मेरी हत्या होती है, मेरा मर्डर होता है या मेरे साथ किसी प्रकार का कोई वाक्य होता है, बंबर ठाकुर के खिलाफ जबरदस्त नारे लगाए गए, नारेबाजी की गई और साथ में ही इस पूरे गोलीकांड के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करने की मांग की गई। इस महाधरना में नेता प्रतिपक्ष भाजपा के नेता जयराम ठाकुर, सांसद अनुराग ठाकुर, भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर अजीत बिंदल सहित भाजपा के कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। इस दौरान उपायुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि देवभूमि हिमाचल के लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की है कि इस प्रकार का हिमाचल प्रदेश में वाकया हो सकता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश में तो ऐसी घटनाएं हमने सुनी हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में साक्षात इस प्रकार की घटना को देखकर दिल दुखी है, आहत है, दुर्भाग्यपूर्ण ये पूरा मामला है। हम यहाँ शांतिपूर्वक रूप से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बाहर कांग्रेस के आरोपी कांग्रेस का झंडा उठाकर रैली कर रहे हैं, क्योंकि बिलासपुर में एक तरफ बंबर ठाकुर के समर्थक कांग्रेस का झंडा उठाकर रैली निकाल रहे थे, दूसरी तरफ भाजपा का यहाँ पर झंडा था। जयराम ठाकुर ने कहा इससे साफ होता है कि गोलीकांड के आरोपियों को संरक्षण तो मिल रहा है और साथ में वह पुलिस की पहुंच से भी बाहर है। बंबर ठाकुर और उनके बेटे का नाम सीधा इस कांड से जुड़ा जयराम ठाकुर ने कहा, फिर भी पुलिस प्रशासन उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा हमारे फोन सर्विलेंस पर हैं। कांग्रेस के एक विधायक को 2 सुरक्षा कर्मचारी मिले हैं। मंत्री और सीपीएस के बाहर छावनी बन गई है क्योंकि उन्हें भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। सरकार की हालत बद से बदतर हो चुकी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि चोरी डकैती में तो इस सरकार ने नए रिकॉर्ड स्थापित कर लिए हैं, पर सरकार के मुखिया की हालत भी इस समय ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि हम संकल्प लेते हैं कि जब तक उचित जांच नहीं होगी, आरोपी पकड़ा नहीं जाएगा, तब तक भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन नहीं रुकेगा। दरअसल पूर्व विधायक बंबर ठाकुर का बड़ा बेटा पुरंजन ठाकुर बिलासपुर जिला कोर्ट के बाहर हुए गोलीकांड का मास्टरमाइंड निकला है। बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक विवेक चहल ने प्रेस वार्ता कर इसका खुलासा किया। उन्होंने बताया कि गोलीकांड के मुख्य आरोपी शूटर सन्नी गिल ने पुलिस पूछताछ में पुरंजन का नाम उगलते हुए कबूला है कि उसने ही सारी साजिश रची थी। पुलिस ने पुरंजन को गिरफ्तार करने के लिए कई टीमें बनाई हैं, रवाना कर दी हैं। उसकी तलाश जगह जगह की जा रही है। हत्या के प्रयास के साथ यहाँ पर आर्म्स एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया। लेकिन इस पूरे मामले में आप देखिए कि अगर पूरे मामले को समझा जाए तो पंजाब के शूटर को बाकायदा सुपारी दी गई थी, यानी कि किसी की जान लेने के लिए, किसी पर गोलियां दागने के लिए उसे सुपारी दी गई थी। ये हम नहीं, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का खुलासा हो रहा है। आज हादसों का दिन रहा क्योंकि नोगली, जो कि शिमला जिला के रामपुर में, वहां पर एक कार हादसा हुआ जिसमें एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में एक आईटीबीपी के जवान की दुखद मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हुआ। मृतक आईटीबीपी का जवान था जो कि रात की ड्यूटी करने के लिए द्योटन जा रहा था। मृतक मोहन सिंह मंडी का रहने वाला है, जबकि घायल तीती रामपुर का बताया जा रहा है। रात करीब 10 बजे जब कार सूद मिक्सचर प्लांट के समीप पहुंची तो जवान ने कार से नियंत्रण खो दिया और कार लुढ़कर नोगली खड्ड में जा गिरी। हादसे में जवान बुरी तरह जख्मी हुआ। कार सवार दूसरे व्यक्ति को हल्की चोटें लगी जिसने पुलिस को हादसे की सूचना दी। जवान को गंभीर अवस्था में रामपुर अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी दुखद मृत्यु हो गई। चंबा में आज 2 अलग अलग सड़क हादसे हुए। एक चंबा में मेडिकल कॉलेज के समीप एक महिंद्रा थार कार करीब 300 फीट नीचे रावी नदी में जा गिरी, जिसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल
घायल बताया जा रहा है। कार खाई से लुढ़कती हुई रावी नदी के पास पहुंच गई। गाड़ी नंबर HP 48B 5775। दुर्घटना में व्यक्ति की पहचान दिवांशु पुत्र संतोष कुमार गांव भगवानपुरा जो कि सरोल के समीप है, डाक बंगला सरोल चंबा और जांदूवासी राजस्थान के रूप में की गई है। वहीं दिव्यम कुमार पुत्र अजय कुमार गांव पोस्ट ऑफिस सरोल गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसका मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है। घायलों का उपचार चंबा मेडिकल कॉलेज में चल रहा है, लेकिन यह भी कहा गया कि जो घायल है अगर उसकी तबीयत खराब होती है तो उसे रेफर भी किया जा सकता है। दूसरा चंबा जिला में हादसा चंबा के सिरकुंड रोड पर हुआ, जहां एक कार गहरी खाई में जा गिरी और 2 बच्चों की दुखद मौत हुई। मृतकों में योगेश कुमार जो कि 13 साल का है, अखिलेश 14 साल का है, जबकि अनमोल इसमें घायल हुआ है और ये गाड़ी नंबर HP 48 9712 में सवार थे और गाड़ी नीचे जा गिरी जिसमें 2 बच्चों की मौत हुई, एक घायल है। हमीरपुर बिलासपुर हाईवे पर स्थित निहारी के समीप एक बाइकर्स ने खड़े ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। इसमें 28 साल के रोहतास दत्ता निवासी मसेड़ू हमीरपुर की दुखद मृत्यु हुई। चंडीगढ़ में यह नौकरी करता था, हर वीकेंड पे घर आता था। पिछले कल भी शुक्रवार था और घर वापस आ रहा था, लेकिन बीच रास्ते में इस दुर्घटना में उसकी दुखद मृत्यु हो गई। शिमला कालका रूट पर सभी ट्रेनें रद्द कर दी हैं। शिमला के समीप समर हिल में रेलवे पुल के गिरने का खतरा बना है। रेलवे में एहतियात के तौर पर ट्रेनों की आवाजाही को बंद कर दिया गया है, जिसके चलते शिमला की सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इसका असर शिमला पर्यटन सीजन पर जबरदस्त तरीके से पड़ेगा। शिमला में पर्यटन सीजन पीक पर है। बाहरी राज्यों के पर्यटक ट्रेन से शिमला पहुंच रहे हैं। इसकी सूचना मिलने के बाद पर्यटकों ने अपनी बुकिंग भी कैंसिल करवा दी है। इस ट्रैक पर आने जाने वाली सभी ट्रेनों के रद्द करने का नोटिस भी लगा दिया गया है। अब मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अब प्री मानसून की एंट्री होने वाली है, क्योंकि प्री मानसून हालांकि अभी पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश में एंटर नहीं हुआ, 25 तारीख को एंटर होगा, लेकिन फिर भी लगातार मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से कि ऊंचाई वाले इलाकों में बौछारें पड़ सकती हैं। हिमाचल में फिर कई स्थानों पर गर्जना के साथ बारिश हो सकती है और अब कुछ दिन का और इंतजार है। प्री मानसून के तुरंत बाद मानसून भी हिमाचल प्रदेश में एंटर कर जाएगा और इस गर्मी से राहत मिलेगी। जल संकट से भी लोगों को चैन की सांस मिलेगी। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक। नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम दलाल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश के 9 विधायकों की सदस्यता को रद्द करने पर अब नया बवाल शुरू हो गया है। पिछले कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारतीय जनता पार्टी के 9 विधायकों पर एक बड़ा बयान जारी करते हुए कहा था कि सदन के भीतर 9 विधायकों ने कागजात फाड़े थे, वहां पर पूरी तरह से कंडक्ट की वायलेशन की थी। इसके चलते उन भारतीय जनता पार्टी के 9 विधायकों के डिस्क्वालीफाई करने का मामला विचाराधीन है। मुख्यमंत्री ने यह भी संकेत दिए थे कि 9 के 9 भारतीय जनता पार्टी के विधायक डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, जिसमें सुलह विधानसभा क्षेत्र से विपिन सिंह परमार, ऊना से सतपाल सिंह सत्ती, नाचन से विनोद कुमार, चुरा से हंसराज, बंजार से सुरेंद्र सोरी, विलासपुर से त्रिलोक जुम्बाल, बल से इंद्र सिंह गांधी, आनी से लोकेंद्र, करसोग से दीपराज। ये 9 विधायक थे जिन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान सदन के भीतर नारेबाजी की थी, क्योंकि जिस प्रकार से वहां पर माहौल बना हुआ था, दोनों पक्षों को लेकर माहौल बना था। भारतीय जनता पार्टी के विधायक सदन के भीतर मांग कर रहे थे कि सदन की कार्रवाई को शुरू किया जाए। उसी दौरान नाराज विधायकों ने वहां पर वेल में आकर प्रदर्शन भी किया था। इसको आधार बनाकर जिस प्रकार से कांग्रेस के विधायकों ने इसकी शिकायत की, अब यह मामला विचाराधीन है, क्योंकि जिस प्रकार से सदन के भीतर या यूं कहें इस बार सदन में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की आपसी जंग चल रही है। उस जंग को लेकर अब आप देख चुके हैं कि 2 उपचुनाव हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं। पहले कांग्रेस के 6 विधायकों ने जिस प्रकार से बगावत की, कांग्रेस के विधायकों ने बगावत की, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव हुआ। हिमाचल प्रदेश विधानसभा
भाजपा की 3 सीटों पर 3 निर्दलीय विधायकों का रेजिग्नेशन जिस प्रकार से स्वीकार किया गया, अब इन 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। लेकिन सीएम के पिछले बयान के बाद अब ये नई क्या शुरू होगी है, क्योंकि आज आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के बयान को तरजीह देते हुए अपनी टाइमलाइन पर पोस्ट किया कि 9 विधायकों की सदस्यता पर तलवार लटक गई है, हिमाचल प्रदेश में एक और उपचुनाव हो सकता है और इन 9 विधायकों को इसका क्रेडिट देने का डिस्क्रेडिट देने का प्रयास किया जा रहा है कि इनकी बदौलत एक बार फिर तीसरा उपचुनाव हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मामले पर पूरी गंभीर होगी और उनका कहना है कि प्रोरोगेटिव स्पीकर का है लेकिन बयान मुख्यमंत्री दे रहे हैं और जिस प्रकार का पैनिक किया जा रहा है ये गलत है। यानी भाजपा भी इस मामले में अब चुप रहने को तैयार नहीं है, जबकि मुख्यमंत्री ने पिछले कल एक बड़ा मास्टर शो खेलते हुए यह बयान दिया था, क्योंकि भाजपा भी जनता के बीच जाकर यह कह रही है कि जिस प्रकार से 6 कांग्रेस के सीपीएस का मामला कोर्ट में विचाराधीन है, भाजपा सरेआम इस बात को जनता के बीच कह रही है कि कोर्ट के फैसले के आने का इंतजार है और इस फैसले को आने के बाद हिमाचल प्रदेश की सरकार गिर जाएगी। यानी कि जिस प्रकार से भाजपा 6 सीपीएस का यहां पर हवाला देकर डराने का प्रयास कर रही है, कल सीएम सुक्खू ने भी एक बड़ा मास्टर शो खेलते हुए बदले में कहा था आप 6 का इंतजार कर रहे हैं, हम 9 का बदला लेंगे। यानी कि यहां पर अदला बदली जिस प्रकार से शुरू हुई है, अगर वाकई ही जिस प्रकार के ये बयान आ रहे हैं, ये बयान अगर वाकई ही इंप्लीमेंट हुए या धरातल पर उतरे तो हिमाचल प्रदेश में 1 2 3 4 5 6 नहीं, बड़े स्तर पर बड़ी सीटों पर फिर उपचुनाव होगा। यानी कि ये माना जाए कि ये पूरा वक्त ही हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव पर भी जाएगा। लेकिन देखना है कि सबसे पहले ये रोचकता होगी कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट से क्या फैसला आता है 6 सीपीएस को लेकर, क्योंकि उस फैसले के आने के बाद ही ये पूरी जिस प्रकार से सीएम का कल इंडिकेशन था, ये इंडिकेशन हकीकत में बदलता हुआ आपको नजर आएगा। बहरहाल वर्तमान उपचुनाव काफी रोचक हो चुका है, क्योंकि उपचुनाव की 3 सीटों को जीतने के लिए भाजपा कांग्रेस ने सिर धड़ की बाजी लगा दी है। देरा की सीट पर भाजपा को यहां पर भीतर खात का खतरा साफ दिख रहा है। 2 भाजपा के पूर्व मंत्री, दिग्गज मंत्री रमेश धवाला और रविंदर सिंह रवि, इन दोनों ने अभी तक दूरी बनाई हुई है। होशियार सिंह इनको मनाने में सफल नहीं हो पाए हैं। इसके चलते कांग्रेस की प्रत्याशी कमलेश ठाकुर पूरी तरह से फ्रंट फुट पर खेल रही है और इस चुनाव का फिलहाल आंकलन किया जाए, क्योंकि पिछले कल नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब देरा को एक नजर से देखा जाए, देरा का माहौल क्या बन रहा है, तो कमलेश ठाकुर के पक्ष में यहां पर 3-4 बड़ी चीजें दिख रही हैं। और सबसे बड़ी चीज, कमलेश ठाकुर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी है, यानी कि सरकार का पूरा साथ कमलेश ठाकुर के साथ खड़ा है, मिलनसार है, मृदुभाषी है। और सबसे बड़ी बात कमलेश ठाकुर की, उनका पब्लिक से कनेक्शन, कंडक्ट बड़ा शानदार है। चाहे जनसंपर्क की बात हो या जनता से व्यवहार की बात हो, उसमें कमलेश ठाकुर की महारत हासिल है। और एक बड़ा जो नारा उनके पक्ष में चल रहा है, लोकल बेटी देरा की बेटी, ये बड़ी बातें कमलेश ठाकुर को फ्रंट फुट पर खिला रही है। अगर उनके खिलाफ में देखा जाए तो यहां पर भाजपा की बजाय अपनों से सतर्क रहने की कमलेश ठाकुर को जरूरत होगी, क्योंकि अपने भी यहां पर नुकसान पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। और देरा को लेकर जो कांग्रेस की एक कमजोर कड़ी हमेशा रही है, पिछले 25 सालों से कमजोर संगठन, यानी कि वर्कर्स उस प्रकार का नहीं है जिस प्रकार का भाजपा का मजबूत संगठन है। ये 2 कमजोरियां जरूर कमलेश ठाकुर के वहां पर चुनावी माहौल में देखी जा रही है। पहला, अपनों से खतरा, दूसरा, कमजोर संगठन। होशियार सिंह की बात की जाए तो होशियार सिंह के पक्ष में धरती पुत्र का नारा है, साधन संपन्न है, रिसोर्सफुल पर्सन है, 2 बार निर्दलीय जीते हैं, ये एक बड़ा कॉन्फिडेंस उनके बीच। और इस बार भाजपा का टिकट मिलना भी उनके लिए फायदे का सौदा दिख रहा है। लेकिन विरोध में जनता पूछ रही है, कांग्रेस मुद्दा बना रही है कि आपने रेजिग्नेशन क्यों दिया? 15 महीने पहले आपको जनता ने चुनकर भेजा था, एक नहीं दूसरी बार आपको निर्दलीय चुना था। भाजपा कांग्रेस दोनों को दरकिनार कर दूसरी बार जनता ने आप पर भरोसा किया था, लेकिन आपने रिजाइन क्यों दिया? देरा की जनता के बीच कांग्रेस इसको मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस बार व्यवहार को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। जिस प्रकार से होशियार सिंह हालांकि एक जिस प्रकार वो स्थानीय भाषा में बात करते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं, लेकिन उनके कंडक्ट को लेकर भी इस बार कांग्रेस मुद्दा बना रही है।
यहां पर देरा विधानसभा क्षेत्र को समझा जाए तो 2017 में भाजपा के रविंद्र रवि चुनावी रण में थे, 20,292 वोट मिले थे। कांग्रेस की विप्लव सिंह ठाकुर थी, 8,289 वोट मिले थे। लेकिन निर्दलीय होशियार सिंह को 24,206 वोट मिले, यानी 3,914 वोटों से होशियार सिंह जीत गए। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार से होशियार सिंह का जनता के बीच पैठ है। 22 का चुनाव आया, आम चुनाव आया, रमेश धवाला को भाजपा ने टिकट दिया और वोट मिले 16,730। डॉक्टर अजय शर्मा को कांग्रेस ने टिकट दिया, वोट मिले 19,120। लेकिन दूसरी बार भी इंडिपेंडेंट होशियार सिंह को 22,997 वोट देकर देहरा की जनता ने 3,877 वोटों से जिता दिया। लेकिन इस बार होशियार सिंह भाजपा के रथ पर सवार है, लेकिन सामने है सीएम सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर, इसलिए इस बार परीक्षा कठिन होगी, पहले जैसे आसान काम नहीं होगा। हमीरपुर की बात की जाए तो आशीष शर्मा के सामने डॉक्टर पुष्पिंदर वर्मा है, और पुष्पिंदर वर्मा जिन्हें पिछली बार भी कांग्रेस ने टिकट दिया था, दूसरी बार दांव खेला है। उनके पक्ष में देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश की सरकार यानी कि सत्ता पक्ष का साथ होना उनकी सबसे मजबूत कड़ी मानी जा रही है। दूसरा, डॉक्टर पुष्पिंदर व्यवहारिक हैं, मददगार, उन्हें टिकट दिया, लेकिन 1.5 साल के बाद पुष्पिंदर वर्मा का उस प्रकार का वह लोगों के काम नहीं कर पाए, क्योंकि वहां से मुख्यमंत्री के पॉलिटिकल एडवाइजर सुनील बिट्टू भी आते थे, जिनका हमीरपुर कंस्टिट्यूंसी में काफी प्रभाव रहा। इसके चलते वो फ्री हैंड पुष्पिंदर वर्मा को नहीं मिल पाया, और पिछली हार एक बड़े अंतर से हार थी, करीब 12,900 वोटों से उनकी हार हुई थी। ये उनके खिलाफ बातें हैं। और आशीष शर्मा के पक्ष की बात की जाए तो व्यवहार कुशल है, मददगार है, पब्लिक के साथ एक बेहतर कंडक्ट है, उनका अच्छा संपर्क है। और आशीष शर्मा के जो खिलाफ बातें जा रही हैं इस बार, सबसे बड़ी बात, आपने भी इस्तीफा क्यों दिया? आपको जनता ने इंडिपेंडेंट चुनाव जिताया था, जितने भाजपा कांग्रेस को वोट मिले थे करीब करीब उतने मत आपको अकेले दिए थे। हमीरपुर सदर की सीट ने आप पर भरोसा जताया, फिर आपने रेजिग्नेशन क्यों दिया? आप भाजपा के हेलीकॉप्टर होटलों में क्यों घूमते रहे? राजेंद्र राणा की दोस्ती को लेकर भी वहां भाजपा के एक वर्ग को नाराजगी हो रही है। और सबसे बड़ी बात जो उनके खिलाफ जा रही है, भीतर घात, क्या वाकई ही जिस प्रकार से राजेंद्र राणा के साथ सुजानपुर में खेला हुआ, उस खेला को क्या आशीष शर्मा हमीरपुर सदर की सीट पर रोक पाएंगे या उसे भेद पाना मुश्किल होगा? यह काफी रोचक बन गया है, लेकिन फिर भी मुकाबला यहां पर कांटे की टक्कर हो सकती है। हमीरपुर सदर की अगर इसके चुनावी नतीजे देखे जाएं तो विधानसभा 2022 में भाजपा ने नरेंद्र ठाकुर को टिकट दिया था, 12,794 वोट मिले। कांग्रेस के डॉक्टर पुष्पिंदर वर्मा चुनावी रण में थे, 13,017 वोट मिले। लेकिन अकेले आशीष शर्मा जो कि इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, वहां से पहले भाजपा के टिकट चाह रहे थे, भाजपा ने नरेंद्र ठाकुर को टिकट दिया, बाद में कांग्रेस का टिकट चाहा, 11th आवर तक वो फाइनल नहीं हो पाया। लेकिन जब निर्दलीय चुनाव लड़ा तो जितने वोट नरेंद्र और पुष्पिंदर को मिले, उतने करीब करीब वोट यानी कि 25,916 अकेले वोट आशीष शर्मा ले गए, और पुष्पिंदर वर्मा को उन्होंने 12,899 मतों से पराजित किया, और तीसरे नंबर पर भाजपा चली गई। अगर यहां पर देखा जाए तो काफी रोचक यह मुकाबला होगा, क्योंकि एक राजपूत चेहरा, एक ब्राह्मण चेहरा है, और हमीरपुर की राजनीति हमेशा देखी गई है, धूमल परिवार का वहां पर प्रभाव रहता है। और इस चुनाव में यह खासा देखना होगा कि राजेंद्र राणा के टिकट के बाद जिस प्रकार से जो भाजपा का काडर बोर्ड था वो नाराज हुआ था भाजपा के फैसले से, क्या हमीरपुर सदर सीट पर आशीष शर्मा को वह वहां पर स्वीकार करेगा? क्योंकि दोनों परिस्थितियां अलग हैं, सुजानपुर और हमीरपुर की दोनों परिस्थितियां अलग है, लेकिन यहां का चुनाव बेहद रोचक होगा। नालागढ़ की बात करें तो केएल ठाकुर एक लंबा अतीत है, क्योंकि उन्हें पहले भाजपा ने टिकट दिया, फिर वहां से चुनाव जीत कर आए, दूसरी बार भाजपा के टिकट से चुनाव हार गए, फिर उन्हें भाजपा का टिकट नहीं दिया गया, फिर इंडिपेंडेंट जीत कर आए, फिर इंडिपेंडेंट जीत जाने के बाद फिर जो 15 महीने में खेला हुआ, उसका नतीजा कि केएल ठाकुर एक बार फिर चुनावी रण में है, और उनके सामने इस बार लखविंदर राणा की बजाय बाबा हरदीप सिंह में है। केएल ठाकुर का देखा जाए उनके पक्ष में दमदार राजपूत चेहरा,
3 में से 2 चुनाव जीते हैं, साधन संपन्न है, काफी रिसोर्सफुल हैं, धरती पुत्र हैं, लेकिन विरोध इनके खिलाफ भी वही बात है कि आपको चुनकर भेजा था, भाजपा कांग्रेस को नजरअंदाज कर आपको वोट दिए, फिर आपने इस्तीफा क्यों दिया। कांग्रेस नालागढ़ में भी जबरदस्त इस मुद्दे को उठाने जा रही है और जबरदस्त तरीके से इस मुद्दे को उठा रही है पहले। और दूसरी बात उनके खिलाफ जा रही है कि भाजपा ने आपका 15 महीने पहले टिकट काटा, आपको हाशिए पर कर दिया, आपको किनारे कर दिया, फिर आपने भाजपा का साथ दिया तो क्यों दिया, राज्यसभा चुनावों में आपने भाजपा का साथ क्यों दिया। तीसरी, केएल ठाकुर के खिलाफ भीतरघात का खर्चा, भीतरघात का खतरा, क्योंकि वहां पर लखविंदर राणा बेशक उनके साथ खड़े हैं, क्या वाकई लखविंदर राणा दिल से उनकी मदद करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल वहां पर खड़ा है। बाबा हरदीप सिंह की बात की जाए तो इनके पक्ष में भी सरकार का साथ है, और सबसे बड़ी बात जो कांग्रेस कार्यकर्ता बाबा हरदीप सिंह के पक्ष में बोल रहे हैं, एक मौका। आपने सबको परखा, सबको देखा, लखविंदर को देखा, केएल ठाकुर को देखा, सबको देखा, अब एक मौका बाबा हरदीप को दीजिए। एक मौका, एक मौका, एक मौके का शब्द वहां पर चलाया है, सबको परखा, सबको देखा, एक मौका बाबा हरदीप को। ये काफी उनके पक्ष में बात जा रही है, सालीन छवि है, मिलनसार है, मददगार है, लेकिन विरोध में जो उनके बातें खड़ी है, जो उन्हें परेशान कर रही है, 20 सालों से नालागढ़ में रह रहे बाबा हरदीप सिंह पर अभी भी बारी होने का टैग लगा है। यानी कि जब चुनाव आता है बाबा हरदीप बाहर के हो जाते हैं, ये टैग फिर उनके साथ चिपक गया है। गैर राजपूत चेहरा होना, ये भी उनके खिलाफ जा रहा है। भीतरघात का भय यहां पर उनको भी रहेगा, क्योंकि कैलकुलेशन है, अगर ये हारेंगे तो अगला टिकट किसको मिलेगा, ये जीतेंगे तो किसकी क्या परिस्थिति मिलेगी। लेकिन इसके बावजूद नालागढ़ की सीट पर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हरप्रीत सैनी जबरदस्त समीकरण बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि ये सियासत के जानकारों का मानना है कि अगर 5000 से नीचे सैनी साहब यहां पर निपट जाते हैं, उनको वोट अगर 5000 से कम मिलते हैं, तो इसका नुकसान बाबा हरदीप सिंह को होगा और फायदा भाजपा को होगा। लेकिन 5000 से ऊपर, ये जितना ऊपर जाएंगे उतना नुकसान भाजपा को होता जाएगा, बाबा हरदीप को फायदा होता जाएगा। नालागढ़ 2017 भाजपा के केएल ठाकुर चुनावी रण में थे, 25,630 वोट मिले, कांग्रेस के लखविंदर राणा को 25,872 वोट मिले, निर्दलीय हरदीप बाबा को 13,095 वोट मिले। कांग्रेस के लखविंदर राणा को यहां पर 1,242 मतों से जीत हासिल हुई। और 2022 देखें तो भाजपा के लखविंदर राणा को टिकट दे दिया, 17,273 वोट मिले। कांग्रेस के हरदीप बाबा टिकट कांग्रेस ने दिया तो 20,163 वोट लिए, लेकिन निर्दलीय केएल ठाकुर 33,427 वोट ले गए। जिनका भाजपा ने टिकट काटा वह 13,264 मतों से विजयी हुए, यानी कि बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ में विधानसभा पहुंचे। तो ये एक जबरदस्त यहां पर देखने वाली बात होगी कि जिस प्रकार से नालागढ़ में एक रोचक मुकाबला बना, इस बार सीधी टक्कर केएल ठाकुर और बाबा हरदीप सिंह की है। अब दूसरी खबरों का रुख करें तो हिमाचल प्रदेश में सरकारी विभागों की, अब जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में सैलरी पर कटौती करने के लिए या वित्तीय संकट के बीच अनुबंध पॉलिसी लाई गई, कॉन्ट्रेक्चुअल पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया। पहले 10 साल बाद रेगुलर किए जाते थे, फिर 8, 7, 5, 6, 4 क्या क्या होता रहा, अब 3 साल या 2 साल के रेगुलर किए जाते हैं। लेकिन ये पॉलिसी अब औंधे मुंह गिरने लगी है, क्योंकि जिस प्रकार अब कोर्ट का रुख कर रहे हैं तमाम कर्मचारी, कोर्ट से अब कर्मचारियों को बड़े स्तर पर यह राहत मिल रही है कि जिस दिन ज्वाइनिंग हुई उस दिन से कर्मचारी को वरिष्ठता दी जाएगी। ये एक बहुत बड़ी टेंशन हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए बन गई। और पिछले कल के लाइव स्ट्रीम में भी हमने डिटेल से कहा था कि पिछली सरकार है, अब तक की सरकार है, जितनी भी हिमाचल प्रदेश में रही है, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, जिस प्रकार से बैकडोर भर्तियां करती रही, तमाम बैकडोर हिमाचल प्रदेश में माना जाता है। एक मोटे अनुमान के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 70% भर्तियां बैकडोर से हुई है और सबसे ज्यादा एजुकेशन डिपार्टमेंट में बैकडोर से भर्तियां हुई हैं। लेकिन अब इन भर्तियों में बरती गई कोताही के चलते अब कोर्ट से, क्योंकि कोर्ट तो नियमों से फैसला देगा, रूल्स पर फैसला देगा, अब कोर्ट से जिस प्रकार से धड़ाधड़ फैसले आने लगे हैं उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को ज्वाइनिंग की डेट से सीनियोरिटी का लाभ मिलने लगा है, यानी अनुबंध पॉलिसी धराशायी होने लगी है। क्योंकि पहले सीनियोरिटी का लाभ मिल रहा है, फिर वित्तीय लाभ मिल रहे हैं, फिर इंक्रीमेंट मिल रही है, फिर प्रमोशन मिल रही है, ये तमाम बेनिफिट्स मिलने लगे हैं। यहां पर खाद्य विभाग का एक बड़ा रोचक मामला था जो कि हाई कोर्ट से पारित हुआ। खाद्य विभाग में
एक युवक की, एक बेरोजगार की कमीशन के माध्यम से 2009 में नियुक्ति होती है, फूड कमिश्नर बनते हैं और कमीशन पास कर आते हैं। और 2012 में खाद्य विभाग में ही एक क्लर्क को फूड इंस्पेक्टर पद पर पदोन्नत किया जाता है। इसके बाद जिनकी 2009 में कमीशन के तहत जिनकी डायरेक्ट भर्ती हुई थी, वे हाई कोर्ट पहुंचते हैं और कहते हैं कि मैं कमीशन पास करके आया था, मैं 2000 सेलेक्ट में हुआ था, बेशक मैं रेगुलर 2012 में हुआ, लेकिन मुझे सीनियोरिटी का लाभ 2009 से मिलना चाहिए, क्योंकि बेशक सरकार ने मुझे अनुबंध पर नौकरी 2009 में दी और मैं रेगुलर 2012 में हुआ, लेकिन मुझे मेरे डिपार्टमेंट में काम करने का अनुभव 2009 से शुरू हो गया। इसलिए जिस आपने क्लरिकल डिपार्टमेंटली जिसको आपने 2012 में पदोन्नत किया फूड इंस्पेक्टर के पद पर, मुझे वरिष्ठता में उससे ऊपर रखा जाए, क्योंकि मेरा 3 साल पिछला लंबा अनुभव है। हाई कोर्ट ने माना कि सीनियोरिटी ज्वाइनिंग डेट से मिलनी चाहिए थी। अब इस फैसले को आधार बनाकर एजुकेशन, फूड, सिविल सप्लाई या तमाम इंडस्ट्री, कई विभागों के कर्मचारी हाई कोर्ट का रुख कर रहे हैं और अदालत से भी धड़ाधड़ फैसले हो रहे हैं। यानी कि ज्वाइनिंग से वरिष्ठता का दरवाजा पूरा खुल चुका है। कई विभागों के कर्मचारी कोर्ट पहुंच रहे हैं और कोर्ट से उनके पक्ष में फैसले हो रहे हैं। ये तमाम सरकारों की नाकामियां पहले रही हैं, जिसके चलते अब कर्मचारियों को, क्योंकि वरिष्ठता मिलने के बाद पूरे डिपार्टमेंट की सीनियोरिटी चेंज हो रही है और साथ में उनको पिछले वित्तीय लाभ भी देने पड़ रहे हैं। ये एक राज्य सरकार के लिए इतनी टेंशन बन गई है कि हमने पिछले कल भी कहा था, जिस प्रकार की ये लिटिगेशन बन चुकी है और जिस प्रकार के कर्मचारियों को अब न्याय मिलने लगे हैं, 10,000 करोड़ से ज़्यादा की देनदारी हिमाचल प्रदेश की सरकार को इन कर्मचारियों को एरियर के रूप में करनी पड़ेगी, विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को, क्योंकि ज्वाइनिंग से सीनियोरिटी और उसके बाद तमाम फाइनेंशियल बेनिफिट इनको मिलने जा रहे हैं। बहरहाल उपचुनाव में प्रियंका गांधी भी हिमाचल प्रदेश आ सकती हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश के विधानसभा उपचुनावों में बतौर स्टार प्रचारक का रुख कर सकती हैं, यहां पहुंच सकती हैं, क्योंकि कांग्रेस के केंद्रीय हाईकमान ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इसमें प्रियंका गांधी का भी नाम शामिल किया है। इसके चलते अब ये कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं कि इन सीटों पर प्रचार करने के लिए प्रियंका गांधी हिमाचल आ सकती हैं। एआईसीसी ने प्रियंका गांधी समेत 40 नेताओं के स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इस लिस्ट में केंद्रीय चुनाव आयोग को सौंप दी गई है। प्रियंका गांधी के अलावा केसी वेणुगोपाल, मुकुल वासनिक, कुमारी सैलजा, सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सहित राज्य के सभी कैबिनेट मंत्रियों को स्टार प्रचारक बनाया। वहीं हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और हिमाचल कांग्रेस के पूर्व सभी प्रदेशाध्यक्षों को स्टार प्रचारक बनाया गया है। बता दें कि प्रदेश में 24 जून को नामांकन की छटनी होनी है। इसके बाद चुनाव प्रचार हिमाचल प्रदेश में जोर पकड़ सकता है। प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों नालागढ़, हमीरपुर और देहरा की सीट पर 10 जुलाई को वोटिंग होगी, 13 जुलाई को नतीजे आएंगे। कांग्रेस पार्टी तीनों सीटें जीतने का यहां पर दावा करी, जबकि भाजपा का मानना है इन तीनों सीटों पर भाजपा की जीत होगी। एनटीटी भर्ती की बात करें तो इसे लेकर कैबिनेट में पारित हुए फैसले के बाद अब एजुकेशन डिपार्टमेंट इस भर्ती को लेकर नियम बनाने में जुट गया। आउटसोर्स से ये भर्ती होगी और 10,000 रुपये इसका वेतन होगा। फिलहाल एनटीटी में कैबिनेट के एजेंडे को अप्रूवल दे दिया, डिपार्टमेंट को एजेंडा भेज दिया है। इस भर्ती में सबसे पहले 2 साल के डिप्लोमा धारकों को तरजीह दी जाएगी। अगर वैकेंसी रहती है फिर 1 साल और आंगनबाड़ी को लिया जाएगा। एनटीटी की हालांकि आउटसोर्स पर ही भर्ती होगी। सरकार का दावा है कि इसी साल एनटीटी के 6,000 से ज्यादा पद भर लिए जाएंगे। विदेशी टूर पर जाने वाले शिक्षकों के लिए अब रिटन एग्जाम देना पड़ेगा, उनकी बाकायदा परीक्षा होगी। शिक्षकों के एजुकेशन टूर में बड़ा बदलाव किया है। पहले लिखित परीक्षा में मेरिट में आना जरूरी होगा, उसके बाद विदेश जाने का टिकट फाइनल होगा। पहली बार सरकार ने इन टूर को लेकर सख्ती बरती है। दंपत्ति शिक्षकों का भी चयन होगा। एजुकेशन टूर के नाम पर बड़े स्तर पर हिमाचल प्रदेश में धांधली हो रही थी, इसके चलते ये फैसला लिया गया। अब सीनियोरिटी की बजाय परफॉर्मेंस को बेस बनाया जाएगा, परफॉर्मेंस का आंकलन किया जाएगा। जाहिर है कि केंद्र सरकार से हर साल करोड़ों का बजट टीचर्स के एक्सपोजर के लिए विदेशी टूर के लिए आता है, जिसमें सिंगापुर, केरल, यूएस जाने के लिए शिक्षकों को मौका मिलता है।
दूसरी खबरों का रुख करें तो हिमाचल प्रदेश में 4 नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ का पिछले कल मामला सामने आया। मंडी जिला में जोगिंद्रनगर क्षेत्र के एक सरकारी प्राइमरी स्कूल की छोटी बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया। आरोपी को पुलिस ने आज कोर्ट में पेश किया और रिमांड मांगा। पुलिस ने बीती शाम को ही आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में पुलिस ने वीरवार को मंडी जिला के जोगिंद्रनगर में पोक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस ने चारों ने नाबालिग छात्राओं और उनके परिजनों के बयान कलमबंद कर स्कूल के हेड टीचर हरीश को गिरफ्तार किया। बड़ी बात है, जो स्कूल का सीएचटी था वही वहां पर छोटी बच्चियों के साथ गलत हरकत करता था। चारों नाबालिग छात्राओं ने टीचर पर छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए। आरोपी टीचर 51 साल का है। वह मंडी के लड़भड़ोल क्षेत्र से ताल्लुक रखता है। आरोपी टीचर जिला के गोहरबाल जंजैली में भी अपनी सेवाएं दे चुका है। हरीश दिसंबर 2021 से इसी स्कूल में सेवाएं दे रहा है, जहां पर उसने छोटी बच्चियों से गलत हरकत की थी। हैरानी इस बात की है कि जिन बच्चियों से छेड़छाड़ की गई है वे 4th व 5वीं कक्षा में पढ़ती हैं। इसकी शिकायत चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर की गई थी। इसके बाद जिला बाल संरक्षण विभाग ने स्कूल पहुंचकर छात्राओं के बयान कलमबंद किए और इस पर यह पूरी कहानी आगे बढ़ी और पुलिस में ये एफआईआर दर्ज हुई। आज हमीरपुर सदर के पूर्व विधायक आशीष शर्मा बालूगंज थाने में पहुंचे और उन्होंने उनके बयान कलमबंद किए गए। हिमाचल सरकार को अस्थिर करने और विधायकों की खरीद फरोख्त करने के मामले में उन्हें आज हाई कोर्ट के आदेश पर थाने में